Your body can react to shock by speed comes with electricity. Oh God, have mercy upon me. दोस्तों, इस लड़की को ऐसे रोता हुआ देख आपको पिघलना नहीं है, क्योंकि इस लड़की के मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे छुपा है एक हैवान। ये लड़की अमेरिका के रहने वाली एक 20 साल की स्टूडेंट है जिसका नाम है क्रिस्टा पाइक। ये अमेरिका के इतिहास में मौत की सजा पाने वाली सबसे कम उम्र की लड़की है। 1995 में इसने एक ऐसा कांड किया था जिससे कि पूरे अमेरिका के पेरेंट्स दहशत में आ गए थे। लोग अपने बच्चों को कॉलेज तक भेजने से डरने लगे, ये सोचकर कि कल को कहीं उनके बच्चों के साथ भी कोई ऐसी हैवानियत ना कर दे। दोस्तों, बात है 12 जनवरी 1995 की, जब क्रिस्टा अपनी एक क्लासमेट 19 साल की कॉलिन स्लेमर्स को नशे का लालच देकर एक जंगल में लेकर जाती है। और उस जंगल में उसने कॉलिन के साथ जो किया उसके बारे में सुनकर कोर्ट के जज की भी रूह कांप उठी। कॉलिन की डेड बॉडी ऐसी हालत में मिली थी जैसे कि उसको किसी जंगली जानवर ने अपना शिकार बनाया हो। इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को 2 अनयूजुअल और अजीब चीजें देखने को मिली। एक तो कॉलिन की छाती पर चाकू से गोदा गया पेंटाग्राम का सिंबल, और दूसरा कॉलिन के कुचले हुए सर का एक टुकड़ा जो कि क्रिस्टा के पास बरामद हुआ। दोस्तों, इस केस की डिटेल्स और ब्रूटैलिटी ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। चलिए शुरू करते हैं इस केस की स्टोरी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 10 मार्च 1976 को, जब अमेरिका के शहर वेस्ट वर्जीनिया में रहने वाले एक कपल कैरिसा हेंसन और ग्लेन पाइक के घर क्रिस्टा पाइक का जन्म होता है। क्रिस्टा की मां एक अल्कोहलिक थी और वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी दिन रात शराब पिया करती थी, जिसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं आगे जाकर क्रिस्टा के दिमाग पर भी पड़ता है। क्रिस्टा के पेरेंट्स के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा रहता था और वो क्रिस्टा पर कुछ खास ध्यान भी नहीं देते थे, इसलिए क्रिस्टा का ज़्यादातर बचपन उसकी दादी के घर ही गुजरा, जहां दादी ने उसको माँ बाप से भी बढ़कर प्यार किया। क्रिस्टा को भी यही लगता था कि सिर्फ एक दादी ही है जो कि उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। कुछ ही टाइम में क्रिस्टा अपनी दादी के बेहद करीब हो गई थी, लेकिन दादी के इतने करीब होने के बावजूद क्रिस्टा पर हुआ पहला अब्यूज़ उसकी दादी के घर ही शुरू हुआ। क्रिस्टा की दादी का एक दोस्त उनसे मिलने अक्सर उनके घर आया करता था, जिसने कि क्रिस्टा को बचपन से ही सेक्सुअली अब्यूज़ करना शुरू कर दिया था। इसका जिक्र क्रिस्टा ने पहली बार कोर्ट में अपनी सुनवाई के दौरान किया। फिर आता है साल 1988, जिसने क्रिस्टा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस साल क्रिस्टा की दादी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी, लेकिन इस बात को कबूल कर पाना क्रिस्टा के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि सिर्फ एक वही थी जो उसे समझती थी और उसे प्यार करती थी। दादी के ऐसे चले जाने से क्रिस्टा पूरी तरह से टूट गई थी और महज 12 साल की छोटी सी उम्र में क्रिस्टा ने पहली बार सुसाइड करने की कोशिश की। ऐसा कई बार हुआ जब उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दादी के चले जाने के बाद क्रिस्टा अपने घर आ गई और अपनी माँ के साथ ही रहने लगी। क्रिस्टा का सुसाइडल नेचर देख क्रिस्टा की माँ उसको साइकेट्रिस्ट के पास चेकअप के लिए ले जाया करती थी, लेकिन कोई भी साइकेट्रिस्ट क्रिस्टा की हालत में सुधार नहीं ला पाया। उसकी मेंटल हेल्थ और बिगड़ती है जब उसकी माँ का नया बॉयफ्रेंड शराब पीकर क्रिस्टा को लेदर बेल्ट से रोज पीटने लगता है। बचपन से ही सेक्सुअल अब्यूज झेलना, अपने सबसे करीब दादी को खो देना, एक शराबी माँ जिसे कि क्रिस्टा की कोई परवाह नहीं थी, और उसकी माँ का बॉयफ्रेंड जो कि क्रिस्टा को फिजिकली अब्यूज करता था। क्रिस्टा के एक इंसान से शैतान में बदलने का सफर इसी माहौल में बड़े होने की वजह से शुरू हुआ। 18 साल का होने पर क्रिस्टा ने घर से दूरी बनाने का फैसला किया और 1994 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी के कैंपस में क्रिस्टा को काम करने का मौका मिला। काम के साथ ही यहाँ क्रिस्टा ने एक नर्सिंग प्रोग्राम में अपना एडमिशन करवा लिया था। यहाँ क्रिस्टा की मुलाकात हुई कॉलिन स्लेमर से, जो कि इसी प्रोग्राम का हिस्सा थी। इन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो गई
और ये दोनों दोस्त बनकर एक साथ रहने लगी। अपने कॉलेज में क्रिस्टा की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम टडैरिल होता है और ये दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। टडैरिल एक सैटानिक कल्ट का हिस्सा था। सैटानिक कल्ट मतलब कि वो लोग जो भगवान के बजाय शैतान को मानते हैं। इनका दिमाग जादू टोना, वॉयलेंस, बलिदान, इन्हीं सब चीज़ों से ब्रेन वॉश्ड होता है। टडैरिल क्रिस्टा का काफ़ी ख्याल रखता था। क्रिस्टा को टडैरिल के साथ बहुत ही सेफ और सिक्योर फील होने लगा क्योंकि उसकी दादी के बाद एक टडैरिल ही था जो कि क्रिस्टा को अच्छे से ट्रीट करता था। इसी वजह से क्रिस्टा टडैरिल को लेकर काफ़ी पॉजेसिव भी हो गई थी। क्रिस्टा को लगने लगता है कि कॉलिन उसके बॉयफ्रेंड की तरफ अट्रैक्टेड है और उसको उससे छीनना चाहती है। कॉलिन और क्रिस्टा में इस बात को लेकर कई बार बहस भी हुई। एक बार क्रिस्टा छुट्टियों में अपने घर रहने चली गई, लेकिन टडैरिल और कॉलिन यूनिवर्सिटी में ही रुके थे। यहाँ क्रिस्टा की गैर मौजूदगी में टडैरिल कॉलिन के करीब होने लगा। हालांकि बाद में दोनों ने इस बात से इनकार किया कि उनके बीच कोई रिलेशन है। एक दिन हॉस्टल में इसी बात को लेकर कॉलिन और क्रिस्टा में बहस हो जाती है और ये बहस धक्का मुक्की तक पहुंच जाती है। उस दिन क्रिस्टा डिसाइड कर लेती है कि वो कॉलिन का चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर देगी। उस रात क्रिस्टा अपनी रूममेट को भी बताती है कि वो कॉलिन को मारने वाली है और इस बात का उसको बिल्कुल भी दुख या रिग्रेट नहीं है। कुछ ही दिन पहले टडैरिल ने भी अपने एक दोस्त को बताया था कि वो शैतान को खुश करने के लिए किसी इंसान की बलि देना चाहता है। जब क्रिस्टा ने कॉलिन को मारने की बात टडैरिल से शेयर करी तो टडैरिल भी इस प्लान का हिस्सा बनने को तैयार हो गया। उसने अपनी एक और दोस्त शेडोला पीटरसन को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। टडैरिल की तरह शेडोला भी शैतानी ताकतों में विश्वास रखती थी। 12 जनवरी 1995 की रात क्रिस्टा कॉलिन को यूनिवर्सिटी के पास ही बने एक जंगल में जाकर चरस और गांजे का नशा करने का ऑफर देती है। कॉलिन, जो कि क्रिस्टा के इरादों से पूरी तरह अनजान थी, क्रिस्टा के साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। रात के 8 बजे 4 स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल से साइन आउट करके जंगल की तरफ बढ़ते हैं। ये 4 स्टूडेंट्स होते हैं कॉलिन स्लेमर्स, क्रिस्टा पाइक, टडैरिल शिप और शेडोला पीटरसन। जंगल की अंधेरी गहराइयों में घुसते ही क्रिस्टा ने कॉलिन के साथ अपने बॉयफ्रेंड वाली बात को लेकर झगड़ना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह कॉलिन ने इस बात को झुठला दिया कि वो टडैरिल में इंटरेस्टेड थी, लेकिन इस बार क्रिस्टा काफ़ी अग्रेसिव थी और वो इस बात को ख़त्म करने के मूड में नहीं लग रही थी। कॉलिन को इन तीनों का बिहेवियर कुछ अलग सा लग रहा था और वो इस माहौल को देखकर घबरा जाती है। उसको समझ आ गया था कि ये लोग यहाँ नशा करने तो नहीं आए हैं। कॉलिन जंगल से वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है, क्रिस्टा उसके बालों को पकड़कर उसका सर अपने घुटने पर दे मारती है, उसको ज़मीन पर पटक देती है और बेरहमी से उस पर लाते और घूंसे चलाने लगती है। कॉलिन रोते हुए क्रिस्टा से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन क्रिस्टा बिना कोई जवाब दिए उसको पीटती रहती है। कॉलिन किसी तरह हिम्मत करके उठती है और भागने की कोशिश करती है। तभी टडैरिल एक बड़े से चाकू से कॉलिन की पीठ को चीर डालता है और कॉलिन फिर से ज़मीन पर गिर जाती है। क्रिस्टा टडैरिल से चाकू लेकर कॉलिन पर फिर से वार करती है। इस बार कॉलिन के पेट पर कई बार वार किया जाता है। कॉलिन को अब अपनी मौत की खौफनाक सच्चाई का सामना होता है। कॉलिन क्रिस्टा से अपनी जान की भीख मांगती है। वो क्रिस्टा को बोलती है कि अगर वो उसको जाने देगी तो वो सीधे बिना अपना सामान पैक करे अपने शहर वापस चली जाएगी और कभी भी लौट कर नहीं आएगी। लेकिन क्रिस्टा को कॉलिन पर ज़रा भी दया नहीं आई। कॉलिन जितना ज़्यादा बोलती थी, क्रिस्टा उसको उतनी ही ज़ोर से चेहरे पर लात मारती थी। क्रिस्टा और टडैरिल कॉलिन को धीरे धीरे टॉर्चर कर रहे होते हैं और शेडोला इनकी निगरानी करने का काम कर रही होती है। क्रिस्टा की सांसें अब टूटने लगी थी। उसकी सांसों से एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगी थी, जैसे कि उसका आखिरी वक्त आ गया हो।
क्रिस्टा अब कॉलिन को खत्म करने के इरादे से उसकी गर्दन पर चाकू से कई बार वार करती है। चारों तरफ कॉलिन की खून की नदियां सी बहने लगती है, लेकिन अभी भी कॉलिन की सांसें नहीं थमी थी। जिंदा रहने की चाह में कॉलिन एक आखिरी बार भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस्टा और टडैरल उसके सर पर पत्थर से वार करते हैं और कॉलिन वापस से जमीन पर गिर जाती है। 45 मिनट के इस टॉर्चर के बाद टडैरल अपने चाकू से एक पेंटाग्राम का सिंबल कॉलिन की छाती में गोद देता है। ये पेंटाग्राम का सिंबल शैतानी रिलीजन का सिंबल माना जाता है। इस पूरे टॉर्चर के दौरान कॉलिन एक पल के लिए भी बेहोश नहीं हुई थी। उसको एक एक पल का टॉर्चर और दर्द सहना पड़ा। आखिर में क्रिस्टा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर कॉलिन के सर को कुचल डालती है और फाइनली कॉलिन का ये दर्द भरा सफ़र खत्म होता है। इस कांड को अंजाम देने के बाद क्रिस्टा कॉलिन के कुचले हुए सर का एक टुकड़ा ट्रॉफी के तौर पर अपनी जैकेट की जेब में रख लेती है और ये तीनों वापस अपने हॉस्टल में चले जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हॉस्टल में पहुंचकर क्रिस्टा एक छोटे बच्चे के जैसे हंसते खेलते और उछलते हुए अपनी रूममेट को इस कांड के बारे में बताती है और उसको कॉलिन के सर का टुकड़ा भी दिखाती है। अगले दिन जंगल से गुजरते हुए एक शख्स को कॉलिन की लाश दिखाई देती है। सुबह के 8 बजे पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है। एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि कॉलिन की डेड बॉडी इतनी बुरी हालत में थी कि उसके सर और शरीर में अंतर बता पाना भी मुश्किल था। पुलिस यूनिवर्सिटी में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि कल रात 4 स्टूडेंट्स ने एक साथ हॉस्टल से साइन आउट किया था, मगर सिर्फ 3 ने ही वापस से हॉस्टल में साइन इन किया। पुलिस का सीधा शक क्रिस्टा, टडैरल और शडोला पर जाता है। उनका शक यकीन में तब बदल जाता है जब उनको क्रिस्टा की जैकेट यूनिवर्सिटी के एक ऑफिस में मिलती है। इसी जैकेट में उनको कॉलिन के सर का हिस्सा भी मिलता है। पुलिस को क्रिस्टा की जीन्स पर कॉलिन के खून के धब्बे भी मिलते हैं। तीनों आरोपियों को 36 घंटों के अंदर ही अरेस्ट कर लिया जाता है। सबसे पहले क्रिस्टा को इंटेरोगेट किया जाता है और वो बिना रेजिस्ट किए कन्फेस कर लेती है कि उसी ने कॉलिन का मर्डर किया है। क्रिस्टा पुलिस को क्राइम की सारी डिटेल्स बताती है और एक 42 पेज लंबा कन्फेशन तैयार किया जाता है। 22 मार्च 1996 को क्रिस्टा की केस की सुनवाई होती है और जजेस भी इस केस की डिटेल सुनकर हैरान हो जाते हैं। क्रिस्टा को इलेक्ट्रिक चेयर से मौत देने की सज़ा सुनाई जाती है। टडैरल को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है और शेडोला को इन दोनों के खिलाफ गवाही देने के बदले छोड़ दिया जाता है। जेल के अंदर क्रिस्टा टडैरल को एक लेटर लिखती है जिसमें वो लिखती है कि उसने कॉलिन पर रहम करके उसका सर कुचला था ताकि उसको और दर्द ना सहना पड़े, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उसको मौत की सज़ा सुनाई और उसके साथ ज्यादती की जा रही है। क्रिस्टा ने अपनी मौत की सज़ा माफ़ करने के लिए कई बार अपील की, लेकिन हर बार उसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। क्रिस्टा को अभी तक उसकी मौत की तारीख नहीं सुनाई गई है। कॉलिन के परिवार वाले ये चाहते हैं कि क्रिस्टा को जल्द से जल्द उसकी सज़ा मिले ताकि कॉलिन की आत्मा को शांति मिल सके।